How are you? Okay, so today our topic is obesity and management through the yoga, है ना? Obesity के बारे में हम जानेंगे और यौगिक मैनेजमेंट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं obesity के लिए, उसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है? And today we will see how obesity can cause the various diseases, है ना? So anyone can you tell me what is obesity? Anyone? Yes, Niti. Obesity is abnormal or excessive fat accumulation in our body. Okay. Set up. So let's start in obesity. So this is the content we should आज हम इसको follow करेंगे. इसके अंदर हम देखेंगे introduction, WHO classification obesity, definition, etiology, causes and effects, signs and symptoms, risk factor, types of obesity, pathogenesis, diagnosis, differential diagnosis and yogin management. So we should follow the all points. Okay. So first we will start with the introduction. So आप सभी को पता है कि obesity is a medical condition and sometimes it is a chronic disease, है ना? तो obesity जो है एक medical condition है जिसमें body का weight अगर normal persons के body weight से 20% या उससे ज़्यादा अगर weight increase हो रहा है ना? It occur any age and sex, किसी भी age में या किसी भी male या female किसी में भी हो सकता है. अगर normal ideal body weight से 20% या फिर उससे ज़्यादा body weight बढ़ रहा है तो उसके वजह से जो है पर्सन्स को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे इसमें देखा जाता है कि इसके कारण क्या होते हैं. तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस ओवर ईटिंग करते हैं, है ना, या हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बोला जाता है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर आप ध्यान दीजिए बिकॉज प्रिवेंशन इज अ बेटर देन क्योर, है ना. और ओबेसिटी होने का हमको इंतजार नहीं करना है, उससे पहले हमको कोशिश करना है कि हम अपना आइडियल बॉडी वेट क्या कर सके, मेंटेन कर सके, है ना. और उसके लिए WHO ने अलग क्लासिफिकेशन बताए हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. ओबेसिटी जो है क्या है, क्रॉनिक डिजीज है दैट इज इंक्रीज द प्रेवलेंस एंड पर्सन सीरियस रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. जैसे अगर किसी पर्सन को ओबेसिटी है तो उसके वजह से उसको आगे चल के डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, आर्थराइटिस, गाउट, लिवर, गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर और सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर्स भी डेवलप हो सकते हैं अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया या आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन नहीं किया गया. ठीक है. इसके अलावा जो है बोला गया है कि जो हमारा बॉडी वेट है उसको हमारा अपर बॉडी वेट को ज्यादातर बियर जो है हमारे जॉइंट्स करते हैं. अगर मान लीजिए आपका अपर बॉडी वेट जो है ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल जो आपका आइडियल बॉडी वेट है उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपर बॉडी का जो भी वेट है वो हमारे कहाँ पड़ते हैं, नोमे या नीज पे पड़ते हैं या एंकल्स पे होते हैं. तो उसके वजह से जो आपकी जॉइंट्स है उसका नॉर्मल साइज और शेप क्या होता है, चेंज होने लगता है, जिसके वजह से आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकल स्प्रेन या नॉर्मल जो जॉइंट्स की फंक्शनिंग होती है वो चेंज हो सकती है. ठीक है. द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसिबल डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज कैन बी रीजनेबल रिड्यूस द वेट. अगर हम एक्सेस अमाउंट में जो है ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें, अगर इफ ओवर ईटिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम उस एनर्जी का क्या करें, प्रॉपर तरीके से अगर हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, डेली रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम अपने नॉर्मल बॉडी वेट को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, sir. So now go for the next slide. अगर हमको किसी पर्सन का बॉडी वेट जो है देखना है कि वो ओबेज है, अंडर ओबेज है, एक्सट्रीम ओबेज है, तो हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, BMI, है ना, बॉडी मास इंडेक्स. इसको हम कैलकुलेट करके पर्सन का आइडियल बॉडी वेट जो है निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला है हाइट और वेट का यूज करते हाइट और वेट का यूज करके जो है हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, है ना. और जो उस पर्सन का जो BMI आएगा, है ना, उसको हम मेजर करते हैं. एक स्केल दिया हुआ है WHO के अकॉर्डिंग कि कौन से पर्सन जो है अंडर वेट में आ रहे हैं, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा ओबेज है और उसकी वजह से क्या क्या हाई रिस्क हो सकता है डिजीज का. ओके. So this is the WHO classification of obesity. WHO means World Health Organization. Okay. तो उन्होंने सारी चीजों का डेफिनेशन दिया है, हेल्थ का डेफिनेशन दिया है, डिजीज का डेफिनेशन दिया है, यू नो वेरी वेल. ओके. तो उन्होंने क्लासिफाई किया है ओबेसिटी को कि अगर कितना BMI आ रहा है तो पर्सन जो है
जैसे इन जनरल हम अगर थोड़ा सा भी किसी को मोटा देखें, है ना, और उसकी हाइट और वेट को हम नहीं देख रहे हैं, पर उसको हम ओबेसिटी वाला पर्सन बोल देते हैं, है ना। पर अभी इनका मेडिकल स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं बोलना है कि अगर उसका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है तो पर्सन इज ओबेस, है ना। पहले जो है हम उसका क्या करेंगे, BMI निकालेंगे, है ना। BMI कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले आप एक बार देख लें कि कितना अगर रेंज आ रहा है BMI, तो पर्सन को किस कैटेगरी में आपको रखना है एंड हाउ वी शुड ट्रीट, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आता है अंडरवेट, है ना। एक तो ओबेस होता है या बहुत ज्यादा अंडरवेट है ना। तो अगर उसका BMI जो है 18.5 आ रहा है तो BMI जो है कैसा है, मतलब पर्सन इज अंडरवेट, है ना। और एसोसिएट होगा उसका हेल्थ रिस्क हो सकता है लो, ठीक है। सेकंड वन इज नॉर्मल, अगर 18.5 टू 24.9 अगर आ रहा है तो दे कैन रिस्क उसका कैसा होगा, हेल्थ का एवरेज, ओके। अगर पर्सन ओवरवेट है, अगर मोर देन 25% जो है BMI अगर आ रहा है तो उसका भी रेंज एवरेज होता है, अगर वी शुड मेंटेन द लाइफस्टाइल, ओके। देन प्री ओबेस में 25 टू 29.9, अब हियर शुड बी स्टार्टेड द इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ, है ना। तो यहाँ से जो है प्री ओबेस से क्या होगा, आपका हेल्थ रिस्क जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका BMI 25 टू 29.9 आ रहा है, ठीक है। अब ओबेस क्लास 1 में अगर रखा गया है 13 टू 34.9, तो मॉडरेटली इंक्रीज से भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ओबेस सेकंड ग्रेड में रखा गया है 35 टू 39.9। अब यहाँ पर जो सिवियरिटी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन ओबेस क्लास 3 में रखा गया है, अगर मोर देन 40 एंड मोर देन 50 अगर हो रहा है तो दिस इज द क्राइसिस स्टेज, है ना। क्राइसिस का स्टेज है जहां पर वेरी सीवियरली इंक्रीज होगा आपका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और इस ओबेसिटी के वजह से आपको और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो दिस आर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू WHO फॉर ओबेसिटी, ओके। सो दिस इज द पिक्चर्स, है ना। डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश किया गया है कि किस ग्रेड में आपको रखना है। तो अगर यहाँ पर देखिए अंडरवेट बिलो द 18.5 BMI जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है, अगर है तो अंडरवेट में द नॉर्मल, है ना, ओबेसिटी, ओबेस 1, मॉडरेट एंड सुपर ओबेसिटी। अगर मोर देन 40 एंड 50 अगर BMI अगर आ रहा है तो पर्सन का जो है सीवियर हेल्थ रिस्क जो है हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड? Now the definition of obesity, okay. So obesity is a chronic condition defined by the excessive deposition and storage of fat into adipose tissues, है ना। obesity जो है एक chronic disease का condition है, अगर आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा अगर फैट का डिपोजिशन हो रहा है adipose tissue में तो they can cause the obesity and various health complications। अब जनरली जो है हमें बॉडी के फंक्शन करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, है ना, आपके डेली लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए हमको फैट की जरूरत होती है। जब हम न्यूट्रिशन में फैट कंज्यूम करते हैं तो उसका जो एक सर्टेन अमाउंट जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, डिपॉजिट होता है एडिपोज टिश्यू में, और जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है दे कैन बर्न एंड वर्क एज अ फ्यूल की तरह काम करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में अगर आपके एडिपोज टिश्यू में फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो आगे चल के जो है वो बहुत सारे हेल्थ जो है रिस्क फैक्टर्स जो है कॉज कर सकता है, ठीक है। नाउ गो टू द बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो BMI में जो है पर्संस के हाइट और वेट से जो है हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है BMI। वेट को जो है हम केजी में लेते हैं और हाइट जो है इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का जो बॉडी वेट है ना, वो क्या है 70 kg है, ठीक है। पर्सन का बॉडी वेट कितना है 78 kg है। जैसे यहाँ पर हमने वेट को रखा 70 kg में और हाइट को पहले हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। तो मान लीजिए 165 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉइंट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो 1.65 है ना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 78 अपॉन 1.65 इंटू 1.65, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो हम उसको क्या लिखेंगे टाइम्स। अब
उसके बाद जो है उसका जो भी रेशियो आएगा वो उस पर्सन का क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स। ऑलरेडी ये हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोगों को याद है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब उस पर्सन का जो भी नॉर्मल जो बीएमआई आएगा उससे हम मेजर करेंगे कि भाई पर्सन इज अंडर ऑफ नॉर्मल, अंडरवेट या ओबेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल, अगर उसका बीएमआई 25 है तो नॉर्मल में, अगर 25 to 29 अगर बीएमआई आ रहा है तो दैट इज ओवरवेट, है ना। और मोर देन 30, 40, 50 अगर आ रहा है तो ओबेसिटी का ग्रेड जो है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है आपको, विजुअलाइजेशन में भी दिख रहा होगा। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई? ओके, दिस इज द etiology, है ना। etiology, what is the etiology? What is the meaning of etiology? Anyone? Etiology means cause, है ना। क्या कैसे जो है ओबेसिटी कॉज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड etiology, ठीक है। सो द बैलेंस बिटवीन द कैलोरी इनटेक एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर डिटरमाइन अ पर्सन वेट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओबेसिटी, ओवर ईटिंग एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, है ना। जितने भी अमाउंट में हम फूड का कंजप्शन कर रहे हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, या हम बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर अपनाते हैं, है ना, या हम बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, है ना, ओनली यूज द मेंटल वर्क, और हम कंजप्शन जो है अपने वर्क के अकॉर्डिंग बहुत एक्सेस में कर रहे हैं और उतनी एनर्जी हमारी यूज नहीं हो रही है, तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी। दिस इज द नॉर्मल कॉज ऑफ ओबेसिटी। सेकंड, वेट टेंड टू इंक्रीज थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ, बीएमआर एंड फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज। जब आपका बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है अगर स्लो डाउन हो रहा है ना, या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी। ओके, देयर आर वेरियस कॉजेस ऑफ ओबेसिटी डिस्क्राइब बिलो, है ना। अब जैसे इसके अलावा क्या क्या और कॉज हैं जो कि ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज द इनहेरिटेड, है ना। एक होता है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक, अगर हमारी बॉडी में एक लैक्टिन होता है ना, लैक्टिन एंजाइम होता है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या जेनेटिक होते हैं मदर, अगर मदर, फादर या दादाजी जो है ओबेस हैं, तो मे भी चांसेस है कि आप में ओबेसिटी जो है जेनेटिकली आ सकती है, ठीक है। सो जेनेटिक, योर जीन may be affected amount of body fat your store where that is fat distribution, है ना। तो certain amount में जो body fat है वो automatically because of genetic, है ना, जीन के वजह से जो है हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है और ओबेसिटी कॉज करता है, ठीक है। सेकंड वन इज द लैक्टिन डेफिशिएंसी। जो लैक्टिन होता है ये आगे हम अभी देखेंगे कि ब्रेन में जो हमारे हाइपोथैलेमस होते हैं वो लैक्टिन जो है सिक्रीट करते हैं, और लैक्टिन जो है हमारे हंगर को सप्रेस करता है। अगर लैक्टिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमारा हंगर सप्रेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके वजह से हम क्या करते हैं, ओवर कंजम्पशन करते हैं किसका, फूड का, और फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी। इन्वायरमेंटल कॉज, है ना। इन्वायरमेंटल कॉज में ईटिंग हैबिट्स, अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी। फर्स्ट वन इज द ओवर ईटिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग डाइट हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ओके। देन सेकंड वन इज द फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, सिर्फ ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी। अदर कॉजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग भी ओबेसिटी हो सकती है, क्योंकि एक सर्टेन एज आने के बाद हम ओवर ईटिंग तो करते हैं बट फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से या वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में फूड का कोई लिमिटेशन नहीं होता, ओवर कंजप्शन हम करते ही हैं, तो उसके वजह से सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वेट गेन होता ही है ना, क्योंकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें जो है कंज्यूम करते हैं। आगे आफ्टर जो है डिलीवरी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी सही रख रहे हैं, अपना डाइट मेंटेन कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं, तो कम टू नॉर्मल कंडीशन, ओके। देन लैक ऑफ स्लीप, है ना, जो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि अभी का जो टाइम है बिकॉज ऑफ फास्ट लाइफ, है ना, वी डोंट हैव अ टाइम फॉर आवर हेल्थ, है ना। सो लैक ऑफ स्लीप एंड सर्टेन मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड, है ना, कोई भी पेन किलर या स्टेरॉइड्स जो है बहुत ज्यादा हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं या किसी और
hypothyroidism, polycystic ovarian syndrome, insulin resistance, night eating syndrome, etc. They all are a cause of obesity. Okay, hypothyroidism आप जानते हैं, hypothyroidism अगर होता है तो वेट सडन इंक्रीज होने लगता है. Polycystic ovarian syndrome is a PCOS, है ना, एब्नॉर्मल एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, उसकी वजह से आपके बॉडी का वेट जो है बढ़ने लगता है ना. और इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस इंसुलिन जो है आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है. अगर इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कोप अप नहीं कर पा रहा है तो दे कैन कॉज द डायबिटीज, आइदर टाइप 1 आइदर टाइप 2. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, सो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट. क्या क्या कॉज हो सकते हैं और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. तो कॉजेस में देखिए, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, बिल्ट एनवायरनमेंट हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सेडेंटरी एक्टिविटी, डाइट ट्रेंड एंड हैबिट्स, जेनेटिक एड्रिनल फैक्टर्स. और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. दे कैन कॉज द इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज, है ना. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज कॉल्ड द पीसीओडी, है ना. पीसीओएस और पीसीओडी बोथ. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड साइको सोशल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो है कॉज कर सकती है. नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी. तो इसके साइन और सिम्टम्स हम कैसे जानेंगे कि ओबेसिटी है. एक तो हम बीएमआई निकाल के भी देख सकते हैं कि पर्सन किस क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है. और उसके अलावा जो है अगर उसका बॉडी वेट पहले नॉर्मल था देन सडन स्टार्ट टू इंक्रीज द वेट. उसके अलावा थिकनेस अराउंड द मिड सेक्शन, हमारे जो मिड सेक्शन है वहां पर थिकनेस यानी कि नॉर्मल जो शेप होता है उससे जो है क्या हो रहा है, थिकनेस बढ़ रहा है ना. एरिया ऑफ फैट डिपोजिशन, हम देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में जो है फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है. जैसे कई लोग हेल्दी तो होते हैं, है ना, पर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में फैट का डिपोजिशन कुछ ज्यादा होता है ना. हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है. जैसे सिम्टम्स और साइन जो है आपको दिखाई देगा कि ब्रेथलेसनेस होने लगेगी उनको. जैसे स्टेयर्स में अगर चढ़ रहे हैं तो उनको जो है ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी. स्नोरिंग, है ना, सोते हुए जो है बहुत ज्यादा स्नोरिंग होगा. डिफिकल्टी इन स्लीप, है ना, नॉर्मल जो स्लीप होता है वो नहीं हो पाएगा, डिफिकल्टी होगी. इनएबिलिटी टू कोप अप द सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी, जो नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी है उनकी फिजिकल एक्टिविटी के कंपैरिजन में इनकी जो ओबेस पर्सन है उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी. उसके बाद है फीलिंग वेरी टायर्ड एवरी डे, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगा, टायर्ड, फटीगनेस, ये सारी चीजें जो है उनको फील होगी. देन बैक एंड जॉइंट पेन, है ना, क्योंकि बॉडी का वेट जो है क्या है हमारा जॉइंट्स पे बियर करता है. अगर बॉडी का वेट सडन बढ़ने लगेगा तो दे कैन अफेक्ट आवर जॉइंट एंड क्रिएट द पेन. नाउ ओबेसिटी कैन आल्सो कॉज द चेंजेस सच एज, इसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड टाइप 2 डायबिटीज जो है कॉज हो सकता है. ठीक है, प्रीवियस में हमने देखा बिकॉज़ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना. पीपल में आल्सो एक्सपीरियंस द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होता ही है ओबेसिटी की वजह से, बट सम टाइम दे कैन कॉज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक लो सेल्फ स्टीम, है ना, लो कॉन्फिडेंस लेवल, फीलिंग आइसोलेटेड इन सोसाइटी. जैसे अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी को समझा रहे हैं कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना अपनाएं, है ना, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, ईटिंग हैबिट्स को सही करें, डेली फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए, है ना, और आप खुद ही जो है ओबेस हैं, है ना, या खुद जो है वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना. और सोसाइटी में जो है समटाइम फील करते हैं कि हमको एक अलग से कैटेगरी में रख दिया है कि ये मोटा इंसान है. सो फीलिंग द आइसोलेटेड. और जो कॉन्फिडेंस आपका फिट रहने पे आएगा वो कॉन्फिडेंस भी क्या होती है, लो हो जाती है. ऐसा फील किया है किसी ने, होता है कि नहीं होता है, देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने. लो कॉन्फिडेंस होता है ना कि उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते हैं जहां पर ओबेसिटी की बात हो, है ना, तो कॉन्फिडेंस जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, लो हो जाता है. दिस इज द रिस्क फैक्टर, है ना. नाउ टाइप्स ऑफ ओबेसिटी. आप लोगों ने पियर शेप और एप्पल शेप के बारे में सुना होगा, है ना. तो कोई बता सकता है पियर शेप कैसा होता है और एप्पल शेप कैसा होता है. उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी. पियर शेप किसको बोलेंगे, अगर when patient is a come from front of you तो आप उसका शेप देख करके कैसे जानेंगे कि इसको पियर शेप में
clear shape lower half body, जैसे pelvis region, thigh region, इन सब में accumulation ज़्यादा है तो most of clear shape हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे पेशेंट जो है पूरी तरह से हर मतलब पूरी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। अगर हम पियर शेप और एप्पल शेप की अगर हम बात करें तो एप्पल शेप में देखिए उनके एब्डोमिनल एरिया में ये जो साइड जो है बॉडी का साइड है, इसमें फैट का एक्यूमुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू अदर बॉडी पार्ट, है ना। उनके एब्डोमिनल एरिया पर बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो देखिए शेप जो है कैसे एप्पल की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एप्पल शेप। और फैट का एक्यूमुलेशन जो है अपर बॉडी पर तो नहीं है, बट हिप रीजन में जो है, सर्कमफ्रेंसेस जो है वहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है ना, फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये पियर शेप, ठीक है। तो अगर लोअर बॉडी पार्ट में फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू अपर बॉडी, दे कैन कॉज द पियर शेप, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन अपर बॉडी पार्ट दे कैन कॉज द एप्पल शेप, ठीक है। ऐसे आपने ओबेसिटी देखे हैं कि नहीं देखे, जिसका लोअर बॉडी पार्ट जो है बहुत ज्यादा ओबेस होता है। कुछ ऐसे पर्सन दिखेंगे जिनका बाकी बॉडी नॉर्मल रहता है बट एब्डोमेन एरिया जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ओके, पैथोजेनेसिस, है ना। पैथोजेनेसिस में क्या आता है, अगर नॉर्मल एडल्ट बॉडी वर्क आफ्टर द फर्स्ट प्रिंसिपल थ्रोम्बोडायनामिक अकॉर्डिंग टू व्हिच इज एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कंजप्शन। जितनी अमाउंट में हम एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं उतने ही अमाउंट में हमको उसका एक्सपेंडिचर भी करना चाहिए, है ना। increase energy intake and decrease the energy consumption lead to surplus energy will be stored in the body as fat। अगर जरूरत से ज्यादा अमाउंट में हम ईटिंग मतलब ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को एनर्जी यूज करना चाहिए वो यूज कर लेगा, देन बाकी जो फैट है ड्राई एसिड ग्लिसरॉल के फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। और ये सिर्फ डिपॉजिट होते जा रहे हैं, इनका यूटिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो दे कैन कॉज द ओबेसिटी, है ना। लैप्टिन, जो मैंने आपको बताया कि लैप्टिन जो है इसका सिक्रीशन हाइपोथैलेमस से होता है जो हमारे हंगर को सप्रेस करने में हेल्प करता है। जैसे हाइपोथैलेमस में हमारे हंगर, थर्स्ट, है ना, इन सभी का सेंसेशन आता है। तो अगर लैप्टिन सिक्रीशन जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैप्टिन, है ना, उसके वजह से हमारा हंगर सप्रेस हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो लेकिन हंगर शुड बी इंक्रीज, है ना, और उसके वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो घैरलिन है ना, फ्रॉम द स्टमक वहां पर सिक्रीट होता है और दे कैन इंक्रीज द हंगर। और जो लैप्टिन होता है, लैप्टिन फ्रॉम फैट, है ना, दे कैन डिक्रीज द हंगर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लैप्टिन, है ना, द इंक्रीज ऑफ हंगर, है ना, उसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करेंगे एंड दे कैन कॉज द ओबेसिटी। अब हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, है ना। सो ओबेसिटी इज अ यूजुअली डिटरमाइंड बाय द लुकिंग एट द बॉडी। आप एक तो उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख करके जो है आप पता लगा लेंगे कि पेशेंट जो है ओबेसिटी है या नॉर्मल है, क्योंकि उसके फिजिकल अपीयरेंस में क्या होगा, चेंजेस आ जाएगा। सेकंड, आप उसका बीएमआई निकाल सकते हैं। बीएमआई निकालने के बाद आप उसको किस ग्रेड के अंदर रखना चाहते हैं वो आप बीएमआई निकालने के बाद कर सकते हैं, है ना। मेजर द वेट proportion of height is the traditional way of determining whether the person is overweight, obese or normal। Okay, then test to diagnose the obesity। और हमको क्या क्या टेस्ट और डायग्नोज करना चाहिए ओबेसिटी के लिए। तो फर्स्ट वन इज टेकिंग द केस हिस्ट्री, कि उसका अभी ही जो वेट बढ़ने लग गया है या पहले से ही जो है उसका वेट बढ़ रहा है, तो हम उसकी पूरी जो केस हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री है ना, कि कब से वेट बढ़ने लगा, कैसे वेट बढ़ा, क्या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो वो सारा जो है हम केस हिस्ट्री के अंदर क्या करेंगे, लेंगे। सेकंड वन इज द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। उनके
देखेंगे, है ना। देन ऑल्सो ब्लड टेस्ट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एंड्रोमेगाली, असाइटिस और क्रॉसिंग सिंड्रोम। इसके अलावा जैसे ओबेसिटी होने का कारण क्या है, ठीक है, तो एक्रोमेगाली भी हो सकता है, असाइटिस यानी कि फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है फॉर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में होता है, बट हम देखेंगे कि असाइटिस की वजह से हो रहा है या क्रॉसिंग सिंड्रोम की वजह से। नाउ गो फॉर द यौगिक मैनेजमेंट। अब आपको समझ में आ गया कि ओबेसिटी क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है, हाउ टू कैलकुलेट द बीएमआई, है ना, व्हाट इज द एटियोलॉजी, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस एंड हाउ टू डायग्नोज द ओबेसिटी। ओके, अब हम योगा के थ्रू, हमारे पास दो मैनेजमेंट होता है, फर्स्ट वन इज द नेचुरोपैथी मैनेजमेंट एंड सेकंड वन इज द यौगिक मैनेजमेंट। सो टुडे वी विल सी द यौगिक मैनेजमेंट कि कैसे हम योगा मैनेजमेंट के थ्रू ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिस इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, ओके, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। तो फर्स्ट वन इज द एम कि हम अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करने वाले हैं थ्रू द योगा, तो हमारा सबसे पहला एम क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिसाइड द आवर एम, है ना। सो फर्स्ट हमारा एम रहेगा टू इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ, है ना, टू रिड्यूस द वेट, टू मॉडिफाई द लाइफस्टाइल, टू मेंटेन द आइडियल बॉडी वेट, टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो ये सारा हमारा एम रहेगा जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं थ्रू द योगा, तो हम इस एम को लेकर के क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे उनको ट्रीट करना। आप ये सभी जान रहे हैं व्हाट इज दैट, पंचकोशा, इट इज अ पंचकोशा। तो यौगिक मैनेजमेंट में पंचकोशा का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले होता है। पंचकोशा इज एक्सप्लेन अबाउट द तातरीय उपनिषद, है ना। तातरीय उपनिषद में इसको एक्सप्लेन किया गया है, बॉडी इज मेड अप ऑफ द 5 शेप। सो फर्स्ट वन इज द अन्नमय कोश, इट इज द आउटर लेयर, इट्स फिजिकल बॉडी। सेकंड वन इज द प्राणमय कोश, देन थर्ड वन इज द मनोमय कोश, देन फोर्थ वन इज द विज्ञानमय कोश, एंड लास्ट वन इज द आनंदमय कोश। तो इन कोशों को जो है ऑलरेडी हमने आपको ये बता दिया है, योगा में हम पढ़ते ही हैं, इसकी जरूरत है बताने की। तो इस तरीके से हम योगा के थ्रू इनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज द अन्नमय कोश। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी फॉर्म होता है, उसमें जो है हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं उनको। तो सबसे पहले डाइट में हम उनको क्या देंगे, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी और हाई फाइबर डाइट। अगर हाई फाइबर डाइट दे रहे हैं और लो कैलोरी दे रहे हैं तो ग्लूकोज का स्टोरेज और फैट का स्टोरेज कम होगा, और अगर हाई फाइबर डाइट दे रहे हैं तो एलिमिनेशन जो है क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि फाइबर को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, है ना। ये हमारे बॉडी के वर्किंग मूवमेंट को और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, इनहेंस करता है। देन बहुत ही कम लाइबल अमाउंट द फ्लूइड, एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर हो गया या फ्लूइड के इनटेक को क्या करेंगे, हम उनका बढ़ा देंगे। देन सात्विक डाइट, स्प्राउट्स इज इंक्लूडेड, स्प्राउट्स भी फाइबर में आता है। अगर आप उनकी डाइट में स्प्राउट्स दे रहे हैं तो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, है ना। और सात्विक डाइट में आप जान रहे हैं लेस स्पाइसी, लेस सॉल्ट, है ना, और बहुत ज्यादा मसाले वगैरह नहीं डाल रहे हैं, ऐसे डाइट हम उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नाउ सेकंड इज अ षट क्रिया। षट क्रिया इज अ क्लींजिंग प्रोसेस, है ना। षट क्रिया योगा में आप लोगों ने पढ़ा है कि 6 क्लींजिंग प्रोसेस होते हैं, उनमें से कौन कौन सा क्लींजिंग प्रोसेस जो है हम ओबेसिटी के पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले है वमन धोती, ठीक है। वमन धोती देने के लिए जो है आपको देखना है कि पेशेंट को ओबेसिटी तो है, लेकिन उसके साथ में अगर उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आप अंडर गाइडेंस में जो है इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेकंड वन इज द जल नीति, यूजिंग ऑफ वाटर। थर्ड वन इज द सूत्र नीति, कपालभाति एंड शंख प्रक्षालन। डू यू नो दैट शंख प्रक्षालन? व्हाट इज शंख प्रक्षालन? शंख मींस conch और प्रक्षालन मींस to wash completely। इंटेस्टाइन को कंप्लीट यानी कि कंप्लीट जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है, और इसमें दो तरीके से शंख प्रक्षालन होता है। फर्स्ट वन इज द लघु, सेकंड वन इज द दीर्घ। वाटर का